गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हेमलता ओझा। बॉटनी का थर्ड पेपर आपको फाइनल ईयर का मैं पढ़ाऊँगी। थर्ड पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, यानी पादप कार्यकी और जैव रसायन। जैसा कि हमेशा होता है, इसमें भी 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट जो कि प्लांट वाटर रिलेशन है, पादप का जल के साथ क्या संबंध है, उससे संबंधित सारे टॉपिक्स हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जिसमें पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है जल की। फिर विसरण है, परासरण है, अवशोषण है, वाटर का स्थानांतरण है, वाष्पोत्सर्जन है और स्टोमेटा की कार्यकी। इसके अलावा मिनरल अपटेक, न्यूट्रिशन, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स यहाँ पर हैं। फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस का स्थानांतरण है, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है, सिंक सोर्स रिलेशनशिप है और फैक्टर्स जो कि ट्रांसलोकेशन को प्रभावित करते हैं वो है। यूनिट सेकंड के अंदर पूरा फोटोसिंथेसिस कवर किया गया है। फोटोसिंथेसिस जो कि डार्क लाइट्स रिएक्शन में होता है, सारी लाइट और डार्क रिएक्शन का जो फेस रहता है सारा। इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस के आधार पर जो प्लांट्स को डिवाइड किया गया है C3 C4 कैम्प प्लांट्स के अंदर, वो सारा इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर हम साथ में रूबिस को एंजाइम और उसका रेगुलेशन भी है। थर्ड यूनिट के अंदर रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में पूरा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हम यहाँ देख रहे हैं। तो उससे संबंधित जितनी भी रेस्पिरेशन की साइकिल्स हैं, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की, वो सारा हम यहाँ पर हेक्सोस, मोनो, पेंटोस, फॉस्फेट पाथवे तक पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर है वो है एंजाइमोलॉजी का, यानी सारे एंजाइम्स जो काम आते हैं उनका क्लासिफिकेशन, उनका नोमेनक्लेचर है। एंजाइम्स के टाइप है, एपो एंजाइम, को एंजाइम, को फैक्टर्स, एंजाइम की एक्टिविटी का रेगुलेशन वगैरह सब इसके अंतर्गत आएगा और साथ में प्रोटीन का स्ट्रक्चर आएगा। यूनिट 4 के अंदर पूरा नाइट्रोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म है, अल्फ़ा बीटा ऑक्सीडेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। और यूनिट 5 ग्रोथ और डेवलपमेंट सारा इसके अंदर रखा गया है। ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, सीड डोरमेंसी है, फोटो पीरियोडिज्म है, फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग है, फ्लावर की कार्यकी जिसे हम कहते हैं, वर्नलाइजेशन है, साथ में ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ हार्मोन्स भी इसके अंतर्गत हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड वगैरह। तो ये सारा आपका पेपर थर्ड है। और आज हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 में जैसा कि आप इस नोट्स में देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। यूनिट 1 का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना अगर हम देखें तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो है, वाटर जो है वो जीवन के लिए अति आवश्यक है, जिसे हम कहते हैं ना फ्लूइड ऑफ लाइफ है। वाटर जो है वो फ्लूइड ऑफ लाइफ है, जल ही जीवन है, हम सिंपल भाषा में इसको कहते हैं। तो इसी तरह प्लांट्स के लिए भी जल का अपना एक महत्व है। जल पादप जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण विशिष्ट यौगिक है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसमें अनेक ही विशिष्ट भौतिक व रासायनिक गुण होते हैं। इसकी अपनी एक हाई स्पेसिफिक हीट होती है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा जिसे हम कहते हैं। इसमें उच्च वाष्पन होता है, जिसे हम कहते हैं हाई हीट ऑफ एवोपरेशन इसमें मिलती है। तो कई कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण जल किसी भी जीव के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हो जाता है। कि प्लांट में उसका जो टोटल वेट होता है, प्लांट का जो टोटल वेट है, उनमें जल की मात्रा उसके कुल भार का लगभग 70 to 92% होती है। और
हर्बेशियस प्लांट में ये अपवाद स्वरूप 10 से 15% तक होती है, जबकि हम एग्जाम्पल के रूप में अगर कैरेट रूट को लेते हैं तो कैरेट जो होता है उसमें 85% वाटर उसके वेट का रहता है। वाटरमेलन में ये मोर देन 90% होता है। इस तरह से लेट्यूस होता है, एक लेट्यूस में भी ये 95% तक वाटर कंटेन करता है। तो इतना वाटर होने के कारण जल एक कोशिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जीवन के विकास में भी जल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और तो साथ में पौधों का विकास भी उसी में शामिल है। तो पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ। जल पादप के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट इसका है, जल एक जीव द्रव्य का घटक है। जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि जल जो है वो 92% तक एक कोशिका के अंदर हो सकता है। 92% तक उसका ड्राई वेट हो सकता है। क्रिटिकल लेवल हर पौधों में, हर कोशिका, हर प्लांट का, हर सेल का अपना जल धारण करने का एक क्रिटिकल लेवल होता है, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट स्तर होता है। उस विशिष्ट स्तर से कम होने पर कोशिका मृत हो जाती है। तो हर कोशिका अपना एक अलग क्रिटिकल या विशिष्ट लेवल रखती है। तो जब जल प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, संघटक अणु जो होते हैं, उनकी संरचना और उसके कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। यदि प्रोटोप्लाज्म में जल की मात्रा कम हो जाए, यानी जो उसका क्रिटिकल लेवल है उससे अगर कम हो जाए, तो कोशिकी क्रियाएं मंद हो जाएंगी, धीमी हो जाएंगी। अपवाद होता है डोरमेंट सीड्स का। एक प्रसुप्त बीज है जिसे हम कहते हैं वो वायबल है, उसमें जीवन की क्षमता है, वो जीवन क्षम है, लेकिन उसमें जल की मात्रा नगण्य होती है। तो ये एक अपवाद है, लेकिन वो जल की मात्रा नगण्य होने के बावजूद भी वो जीवन क्षम है। अगर उसको जल मिल जाता है, सक्रिय हो जाता है, वो जल मिलने पर वो सक्रिय हो जाता है और उसमें अंकुरण हो जाता है। जल पौधों के लिए आवश्यक है क्योंकि जल एक विलायक का कार्य करता है। जितनी भी सजीव कोशिकाओं में है उनमें एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो है वो जल है। इसलिए जितनी भी क्रियाएं कोशिका के अंदर होती हैं, उपापचयी क्रियाएं, वो एक्वस मीडियम, उसे हम कहते हैं एक्वस मीडियम या जलीय विलियम में वो सारी उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो संपन्न होती हैं। आवश्यक गैसेज हैं या खनिज लवण हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं, वो जल में ही घुले रहते हैं। तो इस प्रकार पादप कोशिकाओं में जल जो है वो एक विलयन के रूप में हो जाता है। हम सब जानते हैं कि सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट के साथ मिलकर सॉल्यूशन का निर्माण करता है। तो जल एक मीडियम का काम करता है सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। जल एक मीडियम का काम करता है किसी भी चीज़ के कोशिकाओं में विसरण या डिफ्यूज़न के लिए। कोशिकाओं के अंदर, पादप में, कोशिकाओं में एक भाग से दूसरे भाग में मूवमेंट जो है मिनरल्स का, खनिज लवणों का, कार्बनिक पदार्थों का, वो जल के द्वारा ही संपन्न होता है। जाइलम और फ्लोएम भी अपना कार्य तभी करते हैं जब जल मौजूद होता है। जाइलम का तो कार्य यही है कि वो जल को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है, और फ्लोएम का काम होता है कि वो खाद्य पदार्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो वो जल के माध्यम में ही संपन्न होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, जल एक रिएक्टेंट होता है, एक रासायनिक अभिकारक है कोशिकाओं के अंदर। इसको हम पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के रूप में देखते हैं। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, और हम सब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो क्रिया है जिसमें हरी पत्तियाँ
सूर्य के प्रकाश में एक भोजन का निर्माण करती हैं। भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, यानी लाइट, सनलाइट, ग्रीन क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जल अपघटित हो जाता है, यानी इस क्रिया में, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जल अपघटित हो जाता है और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों का निर्माण करता है। ये हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन अपने अपना कार्य करते हैं। फोटोसिंथेसिस में इन हाइड्रोजन आयन का अपना एक महत्व होता है। ये हाइड्रोजन आयन आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, H आयन जो हैं, हाइड्रोजन आयन जो हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में काम आते हैं। और पूरी प्रोसेस जब चलती, जब मैं आगे आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। और इसका इतना महत्व होता है कि अगर ये नहीं होता है तो आगे चल के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में यहाँ पर जल यूज़ होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट्स, विलयों का आयनीकरण। जल एक जल मॉलिक्यूल के रूप में होता है और उसका जो अणु होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है। यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो इसके आयन हैं वो जल में घुलने पर विलय अणु ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इन आयनों को जल के अणु घेर कर उनके चारों ओर एक हाइड्रेशन शेल का निर्माण करते हैं। इस कारण जो आयन होते हैं वो एक दूसरे से पृथक रहने लगते हैं, मतलब जुड़ते नहीं हैं आपस में। और जब आपस में जुड़ते नहीं हैं तो वो आयन डिफ्यूजेबल हो जाते हैं, विसरणशील बने रहते हैं। तो हाइड्रेशन शेल एक्चुअली क्या है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, एक कैटायन है और इस कैटायन को वाटर के अणुओं ने घेर रखा है, हम देख पा रहे हैं। तो ये वाटर के अणु जो होते हैं, जैसे ये एनायन है ऑक्सीजन और ये इसका कैटायन है, और इसके विपरीत अगर यहाँ पर एनायन होगा तो वो कैटायन हाइड्रोजन इधर रहेगा और उसको चारों तरफ से घेर लेगा। तो ये कैटायन जो है वो एनायन से आपस में जुड़ नहीं पाएगा और ये पूरा डिफ्यूजेबल बना रहेगा, और एनायन अगर होगा तो वो अपने अलग डिफ्यूजेबल बना रहेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, फिफ्थ पॉइंट है हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो यानी बड़े, गुरु अणुओं का अपघटन। तो कोशिकाओं में अगर हम गुरु अणुओं की बात करते हैं तो प्रोटीन का नाम सबसे पहले आता है। प्रोटीन एक वृहद अणु होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। स्टार्च होते हैं, स्टार्च के जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो वृहद अणु के रूप में जाने जाते हैं। और ये जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इनका अपघटन होना ज़रूरी होता है, और इनका अपघटन जो होता है वो जल की उपस्थिति में ही होता है। तो जल की उपस्थिति में जो अपघटन होता है तो हम उसको कहते हैं जल अपघटन, इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो जैसे हम एग्जाम्पल लें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में टूटेगा, डाइसैकेराइड जो है वो मोनोसैकेराइड में टूटेगा। इसी तरह प्रोटीन की बात होगी तो प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में टूटेगा। तो ये तभी संभव होगा जब जल मौजूद है। अगर जल मौजूद नहीं है तो इनका अपघटन नहीं होगा, और जब अपघटन नहीं होगा तो इनका जो ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन जो होता है और इनका यूज़, जो उपभोग होता है, वो कोशिकाएं नहीं कर पाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट है, जल जो है एक एंड प्रोडक्ट है, और ये एंड प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद श्वसन में है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो उस प्रक्रिया के अंत में जल एक अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है, तो उस जल को उपापचयी जल कहते हैं।
नेक्स्ट, इन टर्जिडिटी ऑफ ऑर्गन्स, अंगों की जो स्फीति होती है उस स्फीति में जल के कारण ही होती है। और अगर हम स्फीति की बात करते हैं तो स्फीति किसी भी कोशिका अंग की, विशेष करके पादपों के जो नवजात अंग जो होते हैं, जैसे ही जर्मिनेशन होता है और उसके बाद जुवेनाइल पौधा जो होता है, छोटा पौधा जो होता है, उसके जो पार्ट्स हैं, प्लांट पार्ट्स हैं, उनकी वृद्धि में जल द्वारा उत्पन्न जो स्फीति है उसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। जल उन कोशिकाओं के वैक्यूल्स, रिक्तिकाओं के अंदर एकत्रित रहता है, और ये कोशिकाओं की रिक्तिकाएं जब फुल हो जाती हैं तो वो कोशिका स्फीत हो जाती है। तो जल कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। और स्फीति कोशिकाओं में भी जैव रासायनिक क्रिया होती हैं। अगर हम किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें, जैसे अभी मैंने कहा कि जल का होना आवश्यक है ना, तो फुल होगी जल से कोशिका, तो उसकी उपापचयी क्रियाएं, जैविक क्रियाएं भी उतनी ही अधिक होंगी, ज़्यादा होंगी। इसी तरह स्टोमेटा का जो रेगुलेशन है, स्टोमेटा रेगुलेशन से मतलब होता है कि स्टोमेटा का खुलना और बंद होना। तो स्टोमेटा का खुलना जो है वो टर्जिडिटी या स्फीति पे डिपेंड करता है। हम इसको मूवमेंट में भी ले सकते हैं, तो ये स्टोमेटल रेगुलेशन को हम टर्जिडिटी और मूवमेंट दोनों में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी कहा, स्टोमेटल रेगुलेशन का मूवमेंट जैसे हम ले रहे हैं, तो वो टॉपिक है पादप की गति, प्लांट ऑर्गन का मूवमेंट। प्लांट ऑर्गन का मूवमेंट जैसे पौधे के जैसे विभिन्न अंग जैसे रहते हैं ना, जैसे अभी मैंने बोला कि स्टोमेटा का रेगुलेशन यानी स्टोमेटा की ओपनिंग और स्टोमेटा की क्लोजिंग है। इसी तरह कई पौधों के अंदर कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि जल होने पर ही वो बड जो है वो उनकी खुलती है। लीफलेट मूवमेंट होता है। पर्णक जो रहते हैं, उन पर्णक मुरझा जाते हैं। जैसे हम छुई मुई का पौधा देखते हैं, छुई मुई के पौधे को हाथ लगाते हैं तो उसके जो पर्ण पिच्छाक जो होते हैं उनको हम जैसे ही स्पर्श करते हैं तो वो इतने संवेदनशील होते हैं कि बंद हो जाते हैं। तो उनकी जो मूवमेंट है उसमें जल जो है वो एक अपना स्पेशल रोल जो है वो निभाता है, अदा करता है। कई पौधों के जो फ्रूट्स होते हैं उनका डाइजेशन, जो उनका जो स्फुटन होता है, उसमें भी जल जो है वो मूवमेंट निभाता है। और वो डाइजेशन जो होते हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के अंदर जो है वो वहाँ तो रहता ही है, साथ में जो टेरेस्ट्रियल पादप हैं उनमें कहीं में भी जल एक आवश्यक रोल अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल जो है वो एक ताप नियंत्रक, टेम्परेचर रेगुलेटर का कार्य करता है। जल की एक विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो हाई होती है, हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट उसके अंतर्गत होती है। और वो सभी जितने भी फ्लूइड होते हैं, जितने भी द्रव होते हैं, उन सब में ज़्यादा होती है। और साथ ही इसकी हीट ऑफ एवोपराइजेशन जो होती है, जैसे हम कहते हैं वाष्पन ऊष्मा, वो भी बाकी द्रव्यों से अधिक होती है। तो इन विशेष लक्षणों के कारण सतत रूप से विभिन्न विकिरणों के अवशोषण के पश्चात जो प्लांट है उसका जो टेम्परेचर है, जो ताप है, उसको नियंत्रित रखने का ये काम करते हैं। तो ये दोनों जो हैं, हाई स्पेसिफिक हीट और हाई हीट ऑफ एवोपराइजेशन, ये दोनों इसके ताप को नियंत्रित रखने का काम करते हैं। और साथ ही जल जो कि ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के रूप में पौधे की ज़्यादातर पत्तियों से जब बाहर निकलता है तो वो भी उसके आसपास को, एनवायरनमेंट को और पौधे को
के ताप को कम करने का काम करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। लास्ट में हम पढ़ेंगे जल एक माध्यम है जीवन चक्र का, एक मीडियम ऑफ लाइफ साइकिल भी है। और मीडियम ऑफ लाइफ साइकिल की बात होगी तो हाइड्रोफाइट्स जो हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो हैं वो सबसे पहले आएंगे। हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में जो सीड का डिस्पर्सल होगा और फ्रूट का जो डिस्पर्सल होगा वो मेनली जल के द्वारा ही होगा। इसके अलावा लोअर प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट्स और लोअर वैस्कुलर प्लांट जैसे कि टेरिडोफाइट्स, इन दोनों की ही लाइफ साइकिल में निषेचन की क्रिया जल की उपस्थिति में ही होती है। ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है। जो स्पर्म्स का मूवमेंट होता है जो वो जल के माध्यम में ही होता है, एग तक पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि जल के महत्वता को बताते थे पौधों के अंदर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक आगे मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।